बेटे लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी कर लिया था हमने, राइट? हम्म। देखिए बेटे, देखिए अब हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी आ अपनी गया। नोटबुक निकाल लो बेटे। देखिए बेटे, ये बेसिकली आपने जो है डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं, जैसे केमिकल इफेक्ट होता है, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ऐसे क्या होता है बेटे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि जब भी हम किसी वायर के थ्रू बेटे हम करंट पास करते हैं, किसी भी वायर के थ्रू, चाहे कॉपर का वायर हो या एल्यूमिनियम का वायर हो या कोई भी वायर हो, उसके थ्रू हम जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें हीट डेवलप होगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। हीट क्यों डेवलप होगी उसके अंदर? क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। जैसे बेटे आप देखो, फ्रिक्शन जब होता है, जब गाड़ी चलती है तो बेटे फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होती है, आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा है। ऐसी जब बेटे करंट पास होगी, करंट पास होने की वजह से क्या होगा बेटे, इसमें एक हीट डेवलप होगी, क्योंकि वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसके पाथ को क्या कर रहा है, रोक रहा है। उसके पाथ के रोकने की, जैसे मान लीजिए बेटे, जैसे मान लीजिए ये वायर है, इसके थ्रू जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जब इनका पाथ रुकेगा तो क्या होगा, वो जो एनर्जी जो सप्लाई हो रही है पीछे से, जो वर्क हो रहा है, वो किसी न किसी तरीके से तो डिसिपिएट होना है। तो कैसे डिसिपिएट होता है वो, एज ए हीट एनर्जी निकल जाता है। तो जब भी हम किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, तो उसमें क्या होती है, हीट डेवलप होती है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आ गया। और ये हीट कहाँ से होती है, जो बेटे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारी आ रही है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारी हीट एनर्जी। क्लियर? हाँ। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे पास हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और रीजन क्या है, ड्यू टू रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा बेटा, जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी, जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी कम हीट डेवलप होगी। मतलब क्या है, जितना कम फ्रिक्शन उतना स्मूथ मूवमेंट, उतनी कम हीट, मतलब एनर्जी वेस्ट कम होगी। जब फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी क्या होती है, हमको ज्यादा वेस्ट करनी पड़ती है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी रेजिस्टेंस, ऐसी हमारा रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? हो गया। ओके, अब इसको रीड करो बेटे। Heating effect of electric current. When an electric current is passed through a high resistance wire, example nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect of current, or the generation of heat in a resistor or conductor when electricity flows through it is called the heating effect of current. It is obtained by the transformation of electrical energy into heat energy. The role of resistance in electrical circuits is similar to the role of friction in mechanics, as friction also produces heat. क्लियर हुआ बेटे? अब आप देखिए बेटे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बेटे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसमें क्या पढ़ेंगे बेटे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या कहता है, जो हमारी हीटिंग प्रोड्यूस होती है, हीटिंग को हम लिखते हैं एच से। किससे लिखते हैं हम? एच से लिखते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के। मतलब क्या है बेटे, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट पास थ्रू इट। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हुआ बेटे, कि जैसे मान लीजिए करंट है और ये क्या हमारी हीट है, यदि हम करंट को डबल कर दें तो हीट कितने टाइम हो जाएगी, बोलो? अरे मेरी आवाज आ मतलब रही है नहीं? यदि हम करंट को डबल कर दें तो हीट कितने टाइम्स हो जाएगी बेटे? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। क्यों, क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है हमको। एकदम हीट को हाफ कर, सॉरी करंट को हाफ कर दें तो हीट कितनी हो रह जाएगी हमारी? 1/4। 1/4 टाइम्स हमारी हीट रह जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम करंट को हाँ। कम या ज्यादा करके बेटे हीट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप ये देखते होंगे कि जब भी वोल्टेज कम आते हैं तो हीट कम होती है, नहीं होती है वायर में, जैसे गीजर वगैरह में, है ना? हाँ। ये हीटर हम ले लें तो मान लीजिए वोल्टेज कम आ रहे हैं तो कम हीट प्रोड्यूस हो रही है, ज्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो अच्छी हीट प्रोड्यूस होती है।
क्यों? क्योंकि वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी करंट। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है हमारे पास, ये आर हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो हम देखिए रेजिस्टेंस ले लें और हीट को ले लें। यदि हम रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो हीट कितनी हो जाएगी, बोलो? डबल। डबल। और यदि हम रेजिस्टेंस को हाफ करते हैं तो हीट भी कितनी रह जाएगी हमारी, हाफ रह जाएगी। हाफ। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हमारे हमारी रेजिस्टेंस हो गई। तीसरा क्या है हमारा, एच प्रोपोर्शनल टू टी। टी क्या है हमारा, टाइम। कितने टाइम के लिए हम करंट फ्लो करा रहे हैं। मतलब टाइम बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, टाइम कम होगा तो हीट भी कम होगी। मतलब टाइम को हम क्या करते हैं, हीट के रिलेशन देखें, टाइम को डबल करते हैं तो हीट क्या हो जाएगी बेटे हमारे पास, डबल। डबल। और टाइम को हाफ कर दें तो हीट भी क्या रह जाएगी हमारे पास, हाफ रह जाएगी। हाफ। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड हो गई, ये हमारे पास थर्ड हो गई। तो मैं रिपीट कर रहा हूं। तो बेटे हीट क्या है जो प्रोड्यूस होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होती है। मतलब क्या, करंट को डबल करेंगे तो हीट क्या होगी, उसका स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस को बढ़ाते रहेंगे तो उतने रेशियो में हमारी क्या होगी, हीट भी बढ़ती रहेगी। टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना टाइम ज्यादा रखेंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। यदि हम तीनों को कंबाइन कर दें बच्चे, इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो एच प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। क्लियर हुआ? आया ना? अब ये बेटे क्लियर। मैथमेटिक्स में क्या होता है, हमको ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमको हटाना होता है, तो सॉरी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना होता है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो के इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। यदि हम बेटे आई की वैल्यू 1 एम्पियर ले लें, आर की वैल्यू 1 ओम ले लें, टी की वैल्यू 1 सेकेंड ले लें, और एच हमारे पास हीट 1 जूल की प्रोड्यूस हो, तो के की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, 1 आ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। तो उस केस में हमने 1 की वैल्यू यहाँ रख दी, तो क्या हो गया, एच इक्वल टू बेटे हमारे पास आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज करना होता है टू फाइंड द हीट। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखिए बेटे हमारे पास ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, बी इक्वल टू आई आर। तो मतलब एच इक्वल टू आई आर इंटू आर आई टी हो गया बेटे, क्योंकि आई 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ मामा जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एच इक्वल टू आई आर की जगह बी लगा दें तो बी आई टी। ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया दूसरा। तो एक फॉर्मूला हम आई स्क्वायर आर टी यूज कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला हम एच इक्वल टू बी आई टी हीट के लिए यूज कर सकते हैं। और हीट की एसआई यूनिट क्या होती है बेटे, हीट की एसआई यूनिट क्या होती है बताओ बेटे? हीट की एसआई यूनिट भी जूल होती है। जितनी भी एनर्जी फॉर्म्स हैं, चाहे वो हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सबकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटे हमारे पास, जूल होती है। ये हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब हमें दूसरा तरीके से निकालना है, या ऐसे नहीं निकालना है इस फॉर्मूले को हम, तो दूसरा तरीका और है हमारे पास, उससे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये कोई बेटे हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू हमारी ये करंट जा रही है, ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास करंट ये बैटरी से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसमें I करंट फ्लो कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बेटे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारे पास, W/Q होता है, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। जब W क्या है हमारे पास, देखिए V तो क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क W क्या है हमारे पास, वर्क डन, और Q क्या है बेटे, अमाउंट ऑफ चार्ज। ये आपको ध्यान है बेटे, आया ना? हाँ मामा जी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चे। ओके, तो इसका मतलब W इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू क्यू आ गया। अब बेटे आपको एक और चीज पढ़ाई थी, Q इक्वल टू आई टी, वेयर आई क्या हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या हमारे पास, टाइम है। तो हम इसको, इस वैल्यू को हम जो है इधर रखते हैं इसमें,
तो W इक्वल टू क्या हो जाएगी, VIT। और नाउ देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटे हमारे पास, हीट। जितना वर्क होगा उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब H इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, VIT, ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर। अब B इक्वल टू IR रख दें, तो IR की जगह B की जगह IR रख दें, तो H इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला हमारे पास ऐसे भी आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मामा जी। आया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ हाँ बेटे, जी। ज्यादा हीट किस में प्रोड्यूस होगी, हाई रेजिस्टेंस वायर में या लो रेजिस्टेंस वायर में? हाई रेजिस्टेंस वायर में। ज्यादा हीट किस में प्रोड्यूस होगी, हाई रेजिस्टेंस वायर में प्रोड्यूस होगी। क्लियर। और हाँ, ज्यादा हीट कब प्रोड्यूस होगी, कम टाइम रखेंगे या ज्यादा टाइम रखेंगे? ज्यादा टाइम में। ज्यादा टाइम रखेंगे। मतलब क्या है बेटे, यदि मान लीजिए कोई भी दो फैक्टर सेम है तो तीसरा फैक्टर काम करेगा उसमें। क्लियर हुआ। और बाकी और फैक्टर्स हैं तो उसके हिसाब से हमारा हीट का होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। ओके, पढ़िए। Joule's law of heating. The amount of heat as produced in a conductor is directly proportional to first square of electric current I flowing through it. H is directly proportional to I square. The resistance R of the conductor. H is directly proportional to R. The time t for which the electric current flows through the conductor. H is directly proportional to E. From equation first, second, and third. H is directly proportional to I square RT. So is equals to K I square RT, where K is constant in found to be 1. H is equals to I square RT. From Ohm's law, V is equals to IR, so H is equals to VIT. Concept. Consider a conductor A be connected to a cell. Let V potential difference. Then V is equals to W upon Q, so W is equals to VQ, where W is work done and Q is electric charge flowing. If current conductor is I, time taken to flow the charge T, so Q is equals to IT. So W is equals to VIT. Work done is equals to heat generated. H is equals to VIT. From Ohm's law, V is equals to IR. H is H is equals to I square RT. Same as Joule's law. पढ़ो बेटे। First, H is directly proportional to I square. If the current is double, then heat produced will be 4 times, and if the current is half, then heat produced will be 1/4. H is directly proportional to R. If the resistance is double, then the heat produced will be double, and if the resistance is half, then the heat produced will be half. So more heat will be produced in a high resistance wire than a low resistance wire. More heat will be produced per unit time for a given current if two resistances are connected in series than they are connected in parallel. H is directly proportional to T. If the time is double, then the heat produced will also be double, and if the time is half, then the heat produced will also be half. अब देखिए बेटे, हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के क्या होते हैं। तो जितनी भी आप हीटिंग डिवाइस देखते हो, जो कि इलेक्ट्रिक का, आपने जैसे ही प्लग लगाया और उनमें हीट डेवलप हो गई, जैसे आपका हीटर है, ओवन है, माइक्रोवेव ओवन है, या गीजर है, या आयरन है, तो ये टोस्टर वगैरह हो गए, तो ये जितने भी बेटे हमारे हीटिंग डिवाइसेस होते हैं वो सब किसके ऊपर बेस्ड हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। क्लियर। हाँ मामा जी। अब बेटे इनमें करते क्या है, जो हीट प्रोड्यूस होती है इतनी ज्यादा, हम क्या करते हैं बेटे, इसमें हाई रेजिस्टेंस कॉइल लगाते हैं। आपने देखा ना इस तरीके की कॉइल लगी होती है उनके अंदर, हीटर में देखा होगा ऐसी कॉइल लगी होती नहीं लगी होती है। हाँ। या और भी आपने देखा होगा जो दूसरी टाइप की भी कॉइल होती आती हैं, ये क्या होती है बेटे, नाइक्रोम वायर की बनी होती है। किसकी होती है, नाइक्रोम के मटेरियल की होती है ये। नाइक्रोम का मटेरियल का भी मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करीब 60 टाइम्स ज्यादा होता है। कितने टाइम ज्यादा होता है, 60 times. मतलब जो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस है बेटे, कॉपर के रेजिस्टेंस से 60 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इसलिए उसमें 60 टाइम्स ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब रेजिस्टिविटी 60 टाइम्स होती है। हमने पढ़ा था ना रेजिस्टिविटी में, कि रेजिस्टिविटी एकदम, मान लीजिए सेम लेंथ का वायर नाइक्रोम का ले लें और सेम लेंथ का वायर और सेम थिकनेस का वायर हम कॉपर का ले लें, तो नाइक्रोम के वायर में 60 टाइम ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो। क्लियर। हाँ।
इसीलिए देखा होगा बेटे, जो हम कॉर्ड लगाते हैं जिससे कनेक्ट करते हैं, वो भी गर्म होता है, लेकिन वो बहुत कम गर्म होता है। कभी आपने देखा है कि बेटे जहाँ प्लग लगा हुआ हो और यूज करने के बाद जब उस प्लग को बाहर निकालें और उसको प्लग को हल्का सा टच करें तो गर्म लगता है, नहीं लगता है बेटे? कभी देखा, हाँ, फील किया है? हाँ, तो वो क्यों हो रहा है? बेसिकली हीट डेवलप हो रही है। लेकिन उस वायर में क्या होगी, हीट कम डेवलप होगी जो कनेक्टिंग वायर है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वो जो है कॉपर का बना हुआ है। और जो हीटर के अंदर है, गीजर के अंदर है, इनके अंदर जो वायर लगा हुआ है जिससे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, वो नाइक्रोम का है, तो उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर? ऐसी जो हाँ, बेटे बल्ब होते हैं, आपको मैंने पहले भी इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाए हुए हैं ना। हाँ, तो ये बेटे इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, ये आपको जो दिखाया था, ये आप देखिए, जो आपको इस टाइप से इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाया था, ये यहाँ पर एक वायर दिखाया था, ये जो वायर है बेटे, ये वाला, ये किसका बना होता है बेटे? ये टंगस्टन का वायर बना होता है। तो ये भी क्या करता है बेटे, हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही हमारा बेस्ड होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। जो ट्रेडिशनल जो बल्ब है, आज के बल्ब नहीं, जो ट्रेडिशनल जो बल्ब है बेटे, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड हुआ करते थे। जैसे ये बेटे ना, ये जो वायर है बेटे, ये वाला, ये वायर हीट होगा बहुत ज्यादा, अराउंड 3400 डिग्री, 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके अंदर जनरेट होगा। तो इसके अंदर जो गैसेज है उनके पार्टिकल क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और इससे क्या प्रोड्यूस होगी बेटे, लाइट प्रोड्यूस होगी। अब तीसरा जो बेटे फ्यूज है घर में, आपने फ्यूज देखा है घर में? नहीं, नहीं, आजकल फ्यूज नहीं होते, आजकल एमसीबी होती हैं। लेकिन एक फ्यूज होता है बेटे, जो कि आपने पहले देखा होगा, कटआउट्स लगे होते थे, देखे नहीं? हाँ, ये बेटे जो फ्यूज टाइप के, जैसे आपने देखा होगा घर में जो मेन बोर्ड होता था, अब शायद आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, इस टाइप का एक प्लेट होती थी, इसमें एक वायर जुड़ा होता है बेटे, वो वायर हम लगाते हैं। तो वो वायर क्या होता है बेटे, फ्यूज वायर होता है। फ्यूज वायर का काम क्या होता है बेटे, ये भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है करंट पर। जैसी बेटे इस वायर के थ्रू करंट ज्यादा जाएगी, ये वायर क्या करेगा, मेल्ट कर जाता है। और मेल्ट करने से बीच में क्या करता है, ब्रेक कर जाता है। तो उसकी वजह से घर की पूरी पावर सप्लाई रुक जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसा क्यों करते हैं बेटे? जिससे कि ज्यादा, मान लीजिए करंट, कभी कभी वोल्टेज बहुत ज्यादा आ जाती है, तो क्या करंट ज्यादा हो जाती है। जब वोल्टेज ज्यादा आ गई, करंट ज्यादा आ गई, तो घर के हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो इसलिए इसको लगाया जाता है कि जिससे ये मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करने से क्या होगा, आगे की सारी सप्लाई क्या होगी, रुक जाएगी। और फिर हम दोबारा से जैसी कॉज खत्म करेंगे, फिर दोबारा से उसको ज्वाइन करके फिर हम जो है दोबारा से कर सकते हैं। क्लियर? नया वायर लगा देते हैं और वो फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे घर की पूरी क्या होती है, वायरिंग बच जाती है। क्लियर हुआ? तो ये एज ए, हाँ, तो ये क्या करता है, एज ए सेफ्टी डिवाइस काम करता है। क्या करता है? सेफ्टी डिवाइस। एज ए सेफ्टी डिवाइस काम करता है। अभी मैं आगे समझा रहा हूँ, पहले इतना पढ़ो, फिर मैं आगे और समझाता Practical applications of heating effect of current. First, the heating effect of current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electric iron, electric oven, microwave oven, electric kettle, room heaters, oven, electric toaster, water heaters, geysers. All these heating appliances contains coils of high resistance wire made of nichrome alloy. When these appliances are connected to a power supply by insulated copper wires, then a large amount of heat is produced in the heating coils because of high resistance, but a negligible heat is produced in the connecting copper wires because of low resistance. The heating effect of electric current is utilized in electric bulb lamps for producing light. When electric current passes through a very thin high resistance tungsten filament of an electric bulb, the filament becomes hot white and emits light. The heating effect of electric current is utilized in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliances. हूँ। अब आगे देखिए, एक मिनट बेटे। अब देखिए बेटे, फ्यूज क्या होता है बेसिकली, अभी मैंने आपको फ्यूज समझाया था क्या होता है, फिर दोबारा से समझिए। बेसिकली एक ये वायर होता है बेटे, बहुत छोटा वायर होगा बेटे, छोटा सा, इतना बड़ा वायर होता है ये। जैसे ये वायर है बेटे, ये वायर है, शॉर्ट लेंथ का होता है और थिन वायर होता है बेटे। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, इसका हाई होता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ,
और नॉर्मली हम क्या लेते हैं, टिन प्लेटेड कॉपर वायर लेते हैं। इसके अलावा बेटे हम एलॉय का बना भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, इनके एलॉय का बना हुआ भी वायर ले सकते हैं। और या नॉर्मली क्या होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है ये। और इसको हमेशा ध्यान रखना, सीरीज में कनेक्ट करते हैं बेटे। सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, कि हमने क्या पढ़ा था कि सीरीज में कोई चीज कनेक्ट की जाए और मान लो वो ब्रेक हो जाए तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। हाँ। इसलिए इसको क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डू वी कनेक्ट द फ्यूज इन सीरीज। तो समझ में आया, क्योंकि फ्यूज क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, तो वी हैव टू ब्रेक द सर्किट। तो सर्किट ब्रेक करने के लिए क्या है, जैसे ये मेल्ट होगा पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक कर जाएगा। इसके अलावा क्या होता है बेटे, कितनी करंट इसके थ्रू जाएगी ये पहले से फिक्स होता है, ध्यान रखना बेटे। समझ में आया कि नहीं आया। तो हाँ। पहले से जो है थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उसी के हिसाब से करंट, मतलब थिकनेस डिटरमाइन करती है कितनी करंट जाएगी। क्लियर। और इसका भी मैंने ऑलरेडी क्या हाँ। बताया, रेजिस्टेंस हाई होता है। और इसको नॉर्मली क्या करते हैं बेटे, दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक तो होते हैं पोर्सलिन टाइप के, जो कटआउट टाइप के होते हैं, जो मैंने समझाए थे, आजकल तो वो यूज नहीं होते। और दूसरे होते हैं बेटे, एक कैटरेज होती है पोर्सलिन की, ऐसे ग्लास की कैटरेज होती है ऐसे, मतलब जो एक छोटी सी, यहाँ पर एक मेटल कैप लगा होता है, यहाँ भी एक मेटल कैप लगा होता है, और इसके अंदर वायर होता है। मेटल कैप क्यों लगा होता है, क्योंकि जब ये जैसी मेटल कैप से टच करेगा इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ। अब बेटे जो है क्या होगा, इसमें हमारे पास फिक्स होते हैं, जैसे 1 एम्पियर वाला फ्यूज लेना है, 2 एम्पियर वाला, 3 एम्पियर वाला, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये इससे नीचे के भी आते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, हमें देखना पड़ता है कि हमें किस, उसका पहले हमें करंट निकालनी होती है कि कितना करंट इसके थ्रू जाएगी, उसके हिसाब से 1.2 टाइम्स करके हम उसका जो है फ्यूज ले लेते हैं। क्लियर हुआ। ध्यान रखना, हाँ। एक्चुअली जितनी करंट जा रही है उतना ही फ्यूज नहीं लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा करंट का फ्यूज लेते हैं। अब देखिए काम, अभी जैसे मैंने आपको ये बेटे डायग्राम दिखाया कि ये हमारा मेटल कैप है बेटे, ये वाला, ये मेटल कैप है, ये भी मेटल कैप है बेटे ये, और ये बीच में वायर है। जैसे ही बेटे मेटल कैप टच करेगी इसके थ्रू क्या होगी, करंट फ्लो कर जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। अभी मैंने क्या समझाया था आपको बेटे, कि ये काम कैसे करता है। जैसे हमने इसको क्या किया, सर्किट में लगा दिया। नॉर्मली ये वाला जो हमारे पास जो लगाता है बेटे, ये वाला हम अप्लायंसेस में लगाते हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, या कंप्यूटर्स वगैरह के बड़े बड़े जो मशीनें होती हैं वहां लगाया जाता है ये हर, लगभग हर उस कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में लगाया जाता है जिसकी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन से खराब होने के चांसेस होते हैं। क्लियर हुआ। हाँ। तो ये देखिए बेटे क्या है कि इसमें प्रॉपर करंट हमारी क्या होगी, फिक्स होती है कि भाई इतनी करंट इसके थ्रू जाएगी। अब मान लो इससे ज्यादा करंट इसके थ्रू जाती है तो क्या होगा बेटे, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस वायर है तो उसमें क्या होगी, हीट डेवलप होगी। हीट डेवलप होने की वजह से क्या है, जब ज्यादा हीट डेवलप होगी तो ये वायर क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, मतलब ब्रेक कर जाएगा मेल्ट करके। और चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा सर्किट क्या होगा, ब्रेक, और करंट क्या होगी पूरे पूरे सर्किट में स्टॉप कर जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये कॉज देखना है कि किस वजह से ये सर्किट हुआ, किस वजह से ये करंट ज्यादा आई। उस कॉज को हम खत्म करेंगे और इसको क्या करेंगे, फ्यूज वायर को दोबारा से नया रिप्लेस करके यूज करेंगे, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट फिर दोबारा से चलने लगेगा। मतलब क्या हुआ बेटे, यदि ये वायर नहीं होता, ये फ्यूज वायर मान लीजिए नहीं होता और ज्यादा करंट आ जाती, तो क्या होता, हमारा पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता, अप्लायंस खराब हो सकता था। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। हाँ मामा जी। ओके। अब देखिए बेटे हमें कैसे निकालना है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो उसकी पावर हमारी क्या है, 1 किलोवाट है। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, 1000 वाट पावर हो गई। हाँ। 220 वोल्ट पे हम ऑपरेट करते हैं, तो V इक्वल टू 220 वोल्ट। हमें निकालना है कि इसमें कितना फ्यूज हमें यूज करना है, कितना फ्यूज हमको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे बेटे, इसको आई निकालते हैं। आई देख, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू बी आई। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन बी, तो मतलब 1000 अपॉन 220। इसको डिवाइड कर लिया तो ये 50 आ गया, 11।
जब आप 50/11 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 11 4 जब 44, तो ये हमारे पास 4.54 एम्पियर ये हमारे पास आ गया। लेकिन या तो 4 एम्पियर का फ्यूज होगा या 5 एम्पियर का फ्यूज होगा। 4 एम्पियर का लेंगे तो बार बार खराब होता रहेगा, क्योंकि ज्यादा करंट तो उससे ज्यादा जानी है। तो हम क्या करेंगे, बजाय 4.54 लेने के हम 5 एम्पियर का फ्यूज इसके अंदर लगा दें। मिनिमम 5 एम्पियर का फ्यूज हम इसमें लगा दें। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। इससे ज्यादा का फ्यूज लगाएंगे तो भी दिक्कत होगी, इससे कम का फ्यूज लगाएंगे तब भी दिक्कत होगी। तो 5 एम्पियर का फ्यूज उसके अंदर लगा देंगे तो ये हमारा प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करेगा। पढ़ो उसको बेटे। A fuse is a short length of thin, tin-plated copper wire having low melting point. Fuse wires are used in electric circuits and show a common application of Joule's heating effect. It is connected in series in the circuit. Its thickness determines the maximum current that can be drawn. It is made up of an alloy of aluminium, copper, iron, and lead. The thin fused wire has a higher resistance than the rest of the electrical wiring in house and has low melting point. It is generally encased in a cartridge of porcelain or similar material with metal ends. Fuse used for domestic purposes are rated as 1A, 2A, 3A, 5A, 10A, etc. आगे। Working of a fuse. When current is in a household circuit rises too much due to some reason, then the fuse wire gets heated too much, melts and breaks the circuit and current stops flowing. This prevents fire and further damage in the house due to large current and heat and prevents damage to various electrical appliances. Example, for an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volts, a current of 100,000 upon 220A, that is 4.54A, should flow in the circuit. So in this case, 5A fuse must be used. अब ये क्वेश्चन पढ़ो बेटे। What does the cord of an electric वाट नहीं बेटे, why यहाँ वाट नहीं, वाई वाई क्या लिखना, वाई लिखना है। क्या लिखना है ये? why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? Or let's explain why the current that makes the heater very hot only slightly warm the connecting wires leading to the heater. हाँ जी बेटे, अभी आपको समझाया था ना मैंने कि जो मान लीजिए हीटर है उसके साथ जो कनेक्टिंग कॉर्ड होती है वो बहुत कम गर्म होती है, और जो हीटर है बहुत ज्यादा गर्म होता है और ग्लो भी करता है। ऐसा क्यों है, क्या रीजन है बेटे? क्योंकि कॉर्ड का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, क्यों कम होता है? ताकि वो जल्दी से ब्रेक ना कर जाए और आसानी से। बच्चे, क्योंकि वो कॉपर का बना हुआ है। अरे हाँ, और वो हीटर क्यों ग्लो कर रहा है? क्योंकि क्योंकि वो उसका नाइक्रोम का रेजिस्टेंस। बनाया हुआ है। उसमें हीट ज्यादा डेवलप हो रही है, उसमें हीट कम डेवलप हो रही है कॉपर वायर में। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। पढ़ो। The heating element of an electric heater has a very high resistance, whereas the connecting cord has very low resistance. So heating element or coil made of nichrome becomes red hot due to the large amount of heat produced, so it glows. The cord of heater is made of copper and negligible heat is produced in it by passing current because of very low resistance and it does not glow. Temperature of heating element coil is 900 degrees Celsius when it becomes red hot and glows. बात समझ में आया कि नहीं आया बेटे आपको ये? हाँ. ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटे। Why is an electric light bulb not filled with air? Or explain why argon or nitrogen is filled in an electric bulb. बेटे जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका जो बेसिकली उसके अंदर जो गैस होती है वो एयर नहीं होती है, आर्गन या नाइट्रोजन होती है। ये एयर क्यों नहीं भरते उसके अंदर बेटे? बोलिए, पहले भी समझा चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को आपको। बोलो बेटा। क्योंकि देखिए बेटे, जो आर्गन और जो नाइट्रोजन है, आर्गन क्या होती है, बहुत ही इसकी रिएक्टिविटी लगभग 0 होती है, क्योंकि ये इनर्ट गैस होती है। आर्गन क्या होती है बेटे, ये हमारी नोबल गैस होती है। ये लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया, या इनर्ट गैस इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी नहीं होती। क्यों नहीं होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन भी लो रिएक्टिविटी की गैस होती है। लेकिन एयर में क्या होती है बेटे, ऑक्सीजन होती है साथ में। तो ये ऑक्सीजन क्या है, जो टंगस्टन वायर का जो टेम्परेचर होता है मोर देन 2700 डिग्री सेल्सियस के आसपास का हमारा टेम्परेचर रहता है, या 2400 से ज्यादा का आप मान सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो उस हाई टेम्परेचर पे क्या है, टंगस्टन बेटे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती है,
तो इससे वायर क्या होगा, हमारा अंदर का खराब हो जाएगा, बल्ब बार बार खराब रहेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम एयर नहीं फिल करते, क्यों, एयर में और भी गैसेज हैं जो रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन नाइट्रोजन में प्योर नाइट्रोजन होगी जिसकी रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। आर्गन बिल्कुल इनर्ट गैस होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आर्गन और नाइट्रोजन फिलअप करते हैं। इससे क्या होती है बेटे, उसकी जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है, वायर है, उसकी लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर हुआ? हाँ. पढ़िए। If air is present in an electric bulb, then the extremely hot tungsten filament will burn up quickly in the oxygen of air. So the electric bulb is filled with chemically unreactive gas like argon or nitrogen or a mixture of both. These two gases do not react with hot tungsten filament and hence prolong the life of the filament of electric bulb. Filament एक type मिनट एक electric मिनट रुको, bulb. एक मिनट रुको बेटे। देखिए, जो हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं बेटे, जो स्टार्टिंग में जो बल्ब बनाए थे, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब बनाया था, वो फिलामेंट टाइप का बल्ब था। और फिलामेंट टाइप के बल्ब में क्या होता है बेटे, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, लाइट कम निकलती है। वो जो बल्ब होते हैं, जो इसमें क्या होता है, मतलब लाइट कम आती है, रोशनी कम आती है, उतनी करंट में क्या होगा बेटे, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अब आप उस बल्ब के आसपास हाथ रख दो, आपका हाथ जल भी सकता है। लेकिन उसके बाद जो बेटे ट्यूबलाइट्स आई, जो बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट होती हैं, उन ट्यूबलाइट क्या करती हैं, वो हीटिंग इफेक्ट पे बेस नहीं होती, तो उनमें सेम करंट में सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे ज्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है, उनसे कहीं 10-15 गुना ज्यादा। ठीक है। आज की डेट में जो बेटे हमारे पास जैसे आ रही है, लाइट आ रही है, और भी ज्यादा बेटर हो गई है, कि जो उतनी ज्यादा कम उसमें करंट में ज्यादा हीट प्रोड्यूस, सॉरी, वो ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर देती हैं। तो अब क्या है, जैसे CFL हो गए, या बेटे ये जो आज की डेट में जो LED बल्ब आ रहे हैं, ये और भी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए अब आप हाँ. देखोगे, आपको फिलामेंट टाइप के बल्ब कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब रीड करो बेटे। Filament type electric bulbs are not power efficient because electric energy consumed by the filament of bulb appears as heat. Only a small amount of electric energy is converted into light. Tube lights are much more power efficient because they have no filaments. अब ये पढ़ो बेटे। Two exactly similar heating resistances are to be connected across a main supply to heat some water. Is more heat obtained per minute if they are connected in series or if they are connected in parallel? Give reasons. इसको जरा आंसर को सोच। हाँ जी बच्चे, बताइए आंसर। इसमें अगर अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो हीट है वो ज्यादा ऑब्टेन होगी क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है. ओके, वेरी, पढ़ो आंसर। More heat is generated when they are connected in series. Reason H is directly proportional to R. When two are connected in series, the combined resistance is more than individual resistance and more heat is produced. When two are connected in parallel, then the combined resistance is less than the individual resistance and less heat is produced. वेरी। अब देखिए बेटे, ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि एग्जाम में आपको, जैसे वो क्वेश्चन आते हैं ना, कि जिसमें आपको पैराग्राफ दिया होगा और आपको कुछ सेंटेंस दिए होंगे, और आपसे उसमें से उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो कभी कभी इस टाइप के पैराग्राफ वगैरह आ जाते हैं। क्लियर? तो देखिए बेटे, जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो ड्राई बॉडी है, मतलब जो हम पानी वगैरह में नहीं है, बिल्कुल ड्राई है हम, तो हमारा करीब 5 लाख के आसपास का रेजिस्टेंस रहता है वो का। और हम नहा धो करके आ रहे हैं, जैसे रिवर वगैरह में नहा लें या घर में नहा लें, तो हमारा रेजिस्टेंस ये देखिए कितना हो जाता है, जस्ट 100 ओम रेजिस्टेंस हो जाता है। आप जस्ट क्या हो जाता है बेटे, हमारे पास 100 ओम रेजिस्टेंस हो जाता है, आप ये देख सकते हो। क्लियर? हाँ. क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी. तो इसलिए बेटे क्या है कि जब मान लीजिए आपसे कहते हैं ना, नहा धो करके आए हो, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे स्विच वगैरह है उनको बंद मत करो गीले हाथों से। क्यों? वो मान लीजिए हमारी बॉडी गीली है, अब बॉडी गीली होने की वजह से क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा कम है, तो इजीली करंट फ्लो कर सकती है, और हमें क्या हो सकता है, फैटल शॉक लग सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए हाँ. ड्राई हैंड से और ड्राई बॉडी से हमको करना चाहिए। अब देखिए क्या है बेटे, जैसे 1 एम्पियर है, ये ध्यान रखना, एम्पियर नहीं है, मिली एम्पियर है। क्या है ये मिली एम्पियर है, ना कि एम्पियर है बेटे। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं। मतलब क्या है बेटे, कि जस्ट 1 मिली एम्पियर की करंट से क्या होता है भाई, हमारी बॉडी में बेटे शॉक लगता है, जो बॉडी हमारी टॉलरेट कर लेती है।
यदि 5 मिली एम्पियर हो तो पेनफुल शॉक होता है, 10 मिली एम्पियर हो तो हमारी जो इन्वॉलंटरी मसल्स हैं, जैसे हार्ट वगैरह की मसल्स हैं, किडनी वगैरह की मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, वो अपना काम करना लूज कर देती हैं वो, ठीक है। 15 एम्पियर की करंट हो जाए तो बेटे हमारा जो ब्रेन का मसल्स के ऊपर से लॉस कंट्रोल खत्म हो जाता है। और 70 मिली एम्पियर में क्या होता है बेटे, बहुत ही सीरियस शॉक लगता है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। सोचो 1 एम्पियर तो है ही नहीं, 70 मिली एम्पियर में इंसान का काम हो जाता है। तो इसलिए हमें शायद क्या करना चाहिए बेटे, हमें ड्राई हैंड से करना चाहिए। जब भी हम इलेक्ट्रिक गैजेट के साथ काम कर रहे हैं तो रबर सैंडल यूज करें या रबर शूज यूज करें। क्यों? क्योंकि रबर क्या होगा बेटे, इंसुलेटर होता है, तो वो हमारा अर्थ का पाथ क्या होगा, ब्रेक कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, हाँ मामा जी। क्लियर हुआ? इसको रीड करो, उसके साथ ही ये चैप्टर आपका खत्म है। ठीक। Miscellaneous. The resistance of dry human body is about 500,000 ohm. The resistance of human body soaked in solid water is about 100 ohm. So a barefooted in contact with the ground, wet person lets higher amount of current to pass through it and hence receives a more fatal shock than a dry person. Current in milliampere effect. 1 very mild shock tolerable by the body. 5 painful shock can lead to contraction of involuntary muscle, and 15 loss of control over muscle. 70 very serious shock can cause that too. That also we should always use the rubber sandals or shoes while working with electrical gadgets. This is because if by any chance a person comes in contact with the live wire and he is wearing a rubber sandal, the rubber being an insulator of electricity does not allow the current to pass through the body and flow to the ground. This saves the person from an electric shock. वेरी गुड। अब ये बेटे एक दो एग्जाम, एक दो क्वेश्चन करने हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है बेटे? हाँ हाँ, अब ये क्वेश्चन करो बेटे, फटाफट से करो जरा। ठीक। क्या? इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, कर सकते हो नहीं? हाँ कुछ कर सकती हूँ। करो फिर, कर लोगे या बताऊं? हाँ कर लूंगी, कर रही हूँ। मामा जी इसका मेरा आ रहा है 72,000 किलो जूल। किलो जूल क्यों आ रहा है बेटे? बेटा देखिए, आपका इसमें क्या है, आर इक्वल टू क्या हमारे पास 8 ओम, आई क्या है 15 एम्पियर, और 3 टाइम क्या हमारे एम्पियर। पास 2 आवर्स, मतलब 2 इंटू 3600, इतने सेकंड्स हो गए। 72। एच इक्वल टू क्या होता है बेटे, आई स्क्वायर आर टी, हाँ ठीक है। हो गया नहीं हो गया बेटे? हाँ तो हमारे पास 8 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 3600, मामा क्या जी आ गया इसमें हमारे? इसका करंट। तो बेटे इधर देखो बेटे, एंड ये क्या है हमारे पास, 15 दूनी 30, एक जीरो और लगा लो, 3 अट्ठे 24। मामा जी इसमें करंट का स्क्वायर नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, चलो स्क्वायर कर दिया मैंने। और एक बार रुको, देखो 15 टू जा 30, तो ये 3 जीरो तो आ ही गए। अब 3 बचत, और 15 अट्ठे 120 होते हैं 12, 12 या 36, 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? कितना आया तुम्हारा मल्टीप्लाई करके? बेटे ये आना चाहिए 1296। हाँ जी, ये आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं, ये इतना आना चाहिए बेटे। मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया। अब 129640 आने चाहिए। ये तो बेटे टोटल हीट डेवलप हो गई, क्या हो गई ये? टोटल हीट। टोटल हीट प्रोड्यूस इन 2 आवर्स। अब एक सेकंड में कितनी हीट डेवलप हो रही है, तो वो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर से निकाल लेंगे। तो 15 इंटू 15 इंटू 8, तो 15 अट्ठे 120 जीरो, और 1800 जूल पर सेकंड की जो है हीट डेवलप हो रही है। बेटे एक सेकंड में 1800 जूल डेवलप हो रही है, और पूरे 2 घंटे में उतनी हीट डेवलप हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए बेटे, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या लिखा है बेटे इसमें, 2 रेजिस्टेंस वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ and equal diameter are connected in series and in parallel in 2 different circuits one by one, and the same current is passed through both the combinations.
then you have to find the ratio of the heat produced in series combination and in parallel combination. क्या आंसर होएगा? और जरा करके दिखाओ मुझे. हाँ जी बेटी, समझ में आ रहा है? बताओ फटाफट से. नहीं आया मुझे. नहीं आ रहा. देखिए बेटे, लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर क्या होगा हमारे पास? क्योंकि दोनों सेम है ना, सेम मटेरियल के हैं, इक्वल लेंथ है और इक्वल डायमीटर है, तो इसका दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. तो बेटे इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाएगा हमारे पास? 2R. और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा हमारे पास बेटे? R/2. यस और नो? हाँ. क्या हो जाएगा ये? R/2 हो जाएगा हमारे पास. वो 2R हो गया. अब H सीरीज अपॉन दोनों के थ्रू क्या है बेटे? I सेम, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, सेम करंट प्रोड्यूस किए. और एक मिनट, इन टू डिफरेंट पॉइंट एंड सेम करंट इज पास थ्रू बोथ द कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो हमें जो है लेट टाइम, हम इसको जो है क्या कर लेते हैं? सेम कर लेते हैं. टाइम इज सेम, तो हमारे पास H सीरीज अपॉन H पैरेलल क्या हो जाएगा बेटे? I² RT अपॉन क्या आ जाएगा? I², ये R1T और ये R2T. क्लियर है नॉट? ये करंट तो दोनों में सेम है हमारे पास, T दोनों में सेम है. ये R1 क्या हमारे पास? 2R है, और ये क्या? R/2 है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/1. तो 4:1 हमारे पास आंसर आ जाएगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. ये आंसर हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में टाइम सेम है, सब कुछ सेम है. तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, उसमें रेजिस्टेंस कम हो गया. तो सेम करंट इज पास थ्रू बोथ द कॉम्बिनेशन. क्लियर? हाँ. ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गया आपको? आ गए मामा जी. तो अब ये बेटे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है.